So hello and welcome to all of you. So today we will discuss chapter number 12th class 10th electricity. So NCERT line by line. So discuss करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी. अगर मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा योगदान हमारी लाइफ में है. वी ऑलरेडी नो इट इज़ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर ए वेराइटी ऑफ यूजेज इन होम्स. तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है एनर्जी का. इसका यूज़ हम घरों में कर सकते हैं, स्कूल में कर सकते हैं, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज़ और बहुत जगह इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट का यूज़ होता है. व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी. तो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है. हाउ डज़ इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. और ये इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे मूव कर जाती है. वट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो क्या क्या फैक्टर ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में. इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चन. तो इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. वी शैल ऑल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इस चैप्टर में हम करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट होते हैं और उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. सो वी आर फैमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट. सो वाटर करंट के बारे में हमें पता है, एयर करंट के बारे में पता है. जैसे नदी में पानी फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे वाटर करंट हम उसको बोलते हैं. वैसे अगर चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो हम सेम केस में हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट. ओके. सिमिलरली इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल थ्रू अ मेटालिक वायर. जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर में मूव करेंगे या जैसे मेटालिक वायर में मूव करेंगे, वी से दैट देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर. तो हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है. In a torch, we know that the cell or battery when placed in proper order. तो अगर टॉर्च में, जैसे टॉर्च के अंदर तो सेल और बैटरी होते हैं और उसको प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस कर दिया जाए, प्रोवाइडेड फ्लो ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो. वी हैव ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट स्विच इज़ ऑन. तो हमें पता है टॉर्च कब लाइट देती है, जब इसका स्विच ऑन है. अगर इसे स्विच ऑफ कर दिया तो टॉर्च लाइट नहीं देती. ओके. और टॉर्च लाइट क्यों देती है, क्योंकि इसके अंदर हमने या तो बैटरी या कोई सेल डाल के रखा है और इसको ऑन करेंगे तभी इसके अंदर से लाइट आएगी. तो ऐसा क्यों होता है, ये सब क्वेश्चन के आंसर्स हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सो वी नो दैट सेल और बैटरी व्हेन प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर provided flow of charge or an electric current through the torch bulb to glow. We have also seen that the torch gives light only when its switch is on. Torch तभी लाइट देती है जब इसका स्विच ऑन होता है. What does the switch do? तो ऐसा स्विच क्या काम कर देता है कि जिसकी वजह से टॉर्च लाइट देना स्टार्ट कर देती है. तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं. ए स्विच मेक्स ए कंडक्टिंग लिंक. तो स्विच का क्या काम है, स्विच एक लिंक का काम करता है, कंडक्टिंग लिंक का. किसके बीच में, सेल और बल्ब के बीच में. तो सेल और बल्ब के बीच में कंडक्टिंग लिंक का काम करता है स्विच. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए. अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट. सो इलेक्ट्रिक सर्किट की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ होता है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करता है. ओके. सो ये क्वेश्चन आगे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे भी आएगा. व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स. तो इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है. तो इलेक्ट्रिक सर्किट कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाता है. नाउ इफ एन सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर. अगर सर्किट हम कहीं से ब्रोक कर दें, तोड़ दें, द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न्ड ऑफ. और अगर हम स्विच को ही ऑफ कर दें, द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो. तो करंट जो है वो फ्लो करना स्टॉप कर देगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा. हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट. तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक करंट का थोड़ा सा क्लू मिल गया कि जैसे स्विच को हम ऑन कर रहे हैं तो बल्ब ग्लो कर रहा है, अगर स्विच को ऑफ कर रहे हैं तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा. तो ऐसा क्या कर रहा है, स्विच एक कंडक्टिंग लिंक का काम कर रहा है. ओके. सो देख लेते हैं करंट की डेफिनेशन यहाँ से देखते हैं. हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे. इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, दैट इज द कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में यूनिट टाइम में. सो करंट को हम डिफाइन करते हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम और पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. इसकी एक और डेफिनेशन है, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट. ओके. सो करंट की आप कोई भी डेफिनेशन बना सकते हैं, ये वाली भी और ये वाली भी. ओके. द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम इज नोन एज करंट और इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके. सो
इन सर्किट्स यूजिंग मेटालिक वायर्स, अगर सर्किट में हमने मेटालिक वायर यूज़ करी है, इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज को फ्लो करवाते हैं। हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व। तो यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस किया था तो हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी उस टाइम पे नहीं हुई थी। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो उस टाइम पे हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के अंदर होते हैं उन्हीं का फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वॉज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। कन्वेंशनली in an electric circuit, the direction of the electric current is taken as opposite to the direction of the flow of electron। तो अभी हम यही बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट होती है, विच आर नेगेटिव चार्जेस। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो इस पेज में हमने यही डिस्कस किया कि स्विच एक कंडक्टिंग लिंक का काम करता है सेल और बल्ब के बीच में। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को देखा, दैट इज़ द आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसको हम बोलते हैं दैट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। उसके बाद हमने करंट की डेफिनेशन बनाई और ये भी देखा कि जब हमने करंट के बारे में फर्स्ट टाइम डिस्कवरी करी तो हमें उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था, तो हमने ये बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं वही करंट की डायरेक्शन है। कन्वेंशनली अब हम ये भी बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को मेजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। सो यहाँ से हम करंट की डेफिनेशन बना सकते हैं। अगर मैं चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करूँ, टी को टाइम को T से रिप्रेजेंट करूँ और करंट को I से रिप्रेजेंट करूँ, तो करंट की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, दैट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी इज नोन एज करंट। ओके, सो यहाँ पे चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंड इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। सो 1 कूलम में कितने चार्ज होते हैं, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 कूलम में चार्ज होते हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। सो ये कहाँ से आए, सो इसको भी देख लेते हैं। वी ऑलरेडी नो Q इज इक्वल टू NE, ये हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। तो हमें वैल्यू दे रखी है 1 कूलम, चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है, इलेक्ट्रॉन पे हमें चार्ज पता है, n हमें कैलकुलेट करना है। सो n कितना हो जाएगा, दैट इज़ द Q अपॉन E। सो Q की जगह हमने 1 पुट कर दिया, E की जगह 1.6 × 10⁻−19। सो ये बन गया, दैट इज़ द, अगर मैं 19 को न्यूमरेटर में लेके जाऊँ सो इट बिकम, और यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो 10/16 × 10⁻, यहाँ पे आ जाएगा +19। सो यहाँ पे मैंने एक जीरो और लगा दी तो इट बिकम दैट इज़ द 100/16, और ये जीरो यहाँ से ली थी तो ये बन जाएगा 10⁻18। सो ये 16 से 100 कैंसिल हो गया, कहाँ पे, 6.25 पे। तो ये बन गया 6.25 × 10⁻18। सो 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18। अप्रॉक्स में हम इसको 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। सो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखना है कि 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। So we know that an electron possesses a negative charge of 1.6 × 10⁻19 कूलम। सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय यूनिट कॉल्ड एम्पियर। सो ये भी ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर। सो उसका ये लाइफ टाइम दे रखा है 1775 to 1836 तक था। So this question is also very very important. 1 ampere is constituted by the flow of 1 charge per second. So ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन दे रखी है, constituted by the flow of the 1 coulomb of charge per second. Okay, that is 1 ampere 1 coulomb upon 1 second. Small quantities of current are expressed in milliampere. So milliampere is the small unit of the electric current. इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर दैट इज द 10⁻6 एम्पियर। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, सो एमीटर से मेजर करते हैं, और एमीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इन ए सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। फिगर 12.1 शोज द schematic diagram of the typical electric circuits comprising a cell, bulb, emitter, प्लग की। सो यहाँ पे हमें एक पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है, इसमें हमें एमीटर कनेक्टेड किया हुआ मिलेगा, इसमें हमें बल्ब कनेक्टेड किया हुआ मिलेगा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें बैटरी भी है, इसमें जो है वो की भी लगी है। सो ये भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, पहले भी हमने डेफिनेशन देखी थी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर और ये प्लग की सब देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो
ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाई अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। सो 0.5 एम्पियर का करंट दे रखा है, सो आई की वैल्यू दे रखी है 0.5, 10 मिनट्स टाइम दे रखा है, दैट इज द 10 मिनट्स, इसको सेकंड में चेंज कर लिया। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो वी ऑलरेडी नो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यहाँ से हम क्यू निकाल सकते हैं, दैट इज द आई इंटू टी। सो आई कितना है, दैट इज द 0.5 इंटू टी की वैल्यू दे रखी है 600, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 300 आंसर आ जाएगा। सो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, जो कि हमने देखी थी। सो आंसर आ गया हमारा कूलम में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन हैं कुछ। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, सो इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है। सो ये तो क्वेश्चन हमने देखा। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। सो कॉन्टिन्यूस और क्लोज पाथ होना चाहिए जिसमें करंट फ्लो कर जाए, और साथ में इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर और प्लग ये सारे कनेक्टेड होने चाहिए। सो ये इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम भी बना रखा है। नेक्स्ट वन इज डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। सो यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ये हमने डिस्कस किया, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं। सो इस पेज में हमने डिस्कस किया कि चार्ज का यूनिट कूलम होता है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। 1 कूलम के अंदर 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड 1 एम्पियर की डेफिनेशन दैट इज़ द 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड होती है। उसके बाद स्मॉल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज़ द मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इनकी वैल्यूज़ को देखा। उसके बाद करंट को मेजर करते हैं एमीटर से, और एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट होता है। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास एक सर्किट हो तो उसमें हम इलेक्ट्रिक बल्ब, सेल, एमीटर और ये प्लग की लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर सर्किट में फ्लो करता है तो किस चीज़ की वजह से फ्लो करता है, ऐसा क्या सर्किट के अंदर होता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो फ्लो ऑफ वाटर से हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं फ्लो ऑफ वाटर का, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस से। सो चार्जेस डू नॉट फ्लो इन ए कॉपर वायर बाई दैमसेल्व्स। तो चार्जेस अपने आप तो फ्लो नहीं करेंगे, जस्ट एज वाटर इन अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो। जैसा कि अगर मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, उसमें पानी अपने आप फ्लो नहीं करता। पानी कब फ्लो करेगा, जब मैं ट्यूब को एक हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल पे लेके जाऊंगा, तब उसमें वाटर फ्लो करेगा। तो सेम, इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द टैंक ऑफ वाटर कैप्ट एट हायर लेवल, अगर ट्यूब का एक एंड टैंक के पानी से कनेक्टेड है जो कि हाई लेवल पर है, सच दैट देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, जिसकी वजह से होता क्या है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दोनों एंड्स में, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी फ्लो करता है। वाटर फ्लोज आउट ऑफ द अदर एंड ऑफ द ट्यूब। सो पानी फ्लो कर जाता है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आ गया। फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग मेटालिक वायर द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज़ नो रोल टू प्ले। सो जैसे हम बात करें कि अगर चार्जेस में, मेटालिक वायर में जो चार्जेस हैं उनको फ्लो करवाना है तो ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता। अगर मैं सपोज करो ये मेटालिक वायर है, इसका भी मैं पोटेंशियल ऐसे इसको किसी हायर लेवल तक लेके जाऊं, एक एंड को, और दूसरे को लो लेवल तक लेके जाऊं, तो अगर हम सोचेंगे कि ग्रेविटी को रोल प्ले करेगी चार्ज को फ्लो करने में, तो ऐसा नहीं होता। ग्रेविटी की वजह से चार्ज फ्लो नहीं करेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रॉन कब मूव करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस हो, कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अलॉन्ग द कंडक्टर। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, ये बैटरी भी क्रिएट कर सकता है, कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो बैटरी कैसे बना होता है, ये एक से ज़्यादा सेल अगर कनेक्टेड हो तो वो बैटरी बन जाता है। द chemical actions with a cell generates the potential difference across the terminals of the cell। तो बैटरी के अंदर ऐसा क्या होता है कि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। तो बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं, और जब वो केमिकल रिएक्ट करते हैं तो उनकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। When the cell is connected to a conducting circuit elements, the potential difference set the charges in motion in the conductor and produce an electric current। जब सेल को हम सर्किट के अंदर लगाएंगे तो सेल क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से चार्जेस को एक प्रेशर फील होगा और वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन ए गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट, द सेल हैज़ टू बी एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर इन इट। अगर हमें सर्किट में करंट को मेंटेन करना है तो हम यही चाहते हैं कि केमिकल जो है वो हमेशा के लिए कंजर्व हो जाएं, और
केमिकल्स की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्रिएट होता रहे. सो वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर्स. इसलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन यहाँ से दे सकते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर. सो ये भी डेफिनेशन आ गई हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की. सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इसका अगर फॉर्मूला बनाना है तो ये क्या हो गया? सो वर्क डन अपॉन चार्ज. सो ये फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का. सो V इज इक्वल टू W अपॉन Q. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. सो इसका SI यूनिट जैसे हमने चार्ज का पढ़ा कूलम होता है, करंट का पढ़ा एम्पियर होता है, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है. ये भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा है जिसका नाम है वोल्टा, एन इटालियन फिजिसिस्ट. सो इस पेज में हमने डिस्कस किया कि जैसे पानी अगर फ्लो करवाना है तो हॉरिजॉन्टल अगर हमारे पास पाइप है तो पानी फ्लो नहीं करेगा, उसके लिए हमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा. सो एक एंड पाइप का हम हाई लेवल तक लेके जाएंगे, दूसरे एंड को लो लेवल तक करेंगे तो पानी फ्लो कर जाएगा. सेम अगर किसी वायर में करंट फ्लो करवाना है या चार्जेस को फ्लो करवाना है तो ग्रेविटी वहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करेगी. हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम करती है बैटरी. सो बैटरी के अंदर क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं. अगर एक से ज़्यादा सेल कनेक्टेड है तो बैटरी का कॉम्बिनेशन बैटरी बन जाती है. और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला दैट इज द W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज. और पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट है वोल्ट, दैट इज इसका सिंबल है V. ओके, 1 वोल्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं. दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन. सो 1 वोल्ट कब होता है? जब 1 जूल वर्क हम करते हैं टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज. सो ये आगे 1 वोल्ट की डेफिनेशन, ये भी आपको ध्यान में रखनी है. 1 जूल अपॉन 1 कूलम. ओके, तो फॉर्मूले से भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं. दैट इज द 1 जूल वर्क इज डन टू मूव अ 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो 1 वोल्ट हो जाता है. सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम. सो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया कूलम से. इसको न्यूमरेटर में लेके गए तो ये बन गया कूलम इनवर्स. सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल कूलम इनवर्स. सो वोल्ट को मेजर करते हैं हम वोल्ट मीटर से, और वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट होता है. सो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट. सो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है और चार्ज की वैल्यू दे रखी है. सो ये वैल्यूज़ कैसे पता चलता है? ये पता चलता है इनकी यूनिट से. यहाँ पे कूलम दे रखा है इट मीन्स ये चार्ज की वैल्यू है, यहाँ पे वोल्ट दे रखा है इट मीन्स ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है. सो हमें निकालना है वर्क डन. सो वी ऑलरेडी नो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. सो यहाँ से वर्क डन कितना आ गया? पोटेंशियल इंटू चार्ज. सो पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल की वैल्यू है 12 वोल्ट, चार्ज की वैल्यू है 2 कूलम. सो 12 इंटू 2 दैट इज द 24 जूल. ओके, क्वेश्चंस को कर लेते हैं. नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर. सो ऐसी डिवाइस का नाम बताओ जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करता है. सो ऐसी डिवाइस का नाम है बैटरी, और हम सेल भी बोल सकते हैं. सो ये हमने डिस्कस किया था. What is meant by saying that potential difference between 2 point is 1 volt? तो potential difference 1 volt है. ऐसा हम कब कह सकते हैं? तो ऐसा कह सकते हैं हम जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ 1 कूलम ऑफ चार्ज. ठीक है, 1 वोल्ट कब होता है? जब 1 जूल अपॉन 1 कूलम हो जाए. तो 1 वोल्ट होता है 1 JC-1, दैट इज अ 1 जूल कूलम इनवर्स. सो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट ऑफ बैटरी. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज. कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ईच कूलम? मतलब चार्ज की वैल्यू दे रखी है हमें, Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम, और हमें बैटरी वैल्यू दे रखी है पोटेंशियल डिफरेंस की दैट इज द 6 वोल्ट. हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी. सो वी ऑलरेडी नो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. सो यहाँ पे हम वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो यहाँ पे हमें वर्क डन निकालना है दैट इज द पोटेंशियल इंटू चार्ज. तो ये आ गया 6 इंटू 1 दैट इज द 6. ओके, सो वर्क डन है तो ये आ गया जूल में. सो 6 जूल हमें हाउ मच एनर्जी इज गिवन. सो 6 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सर्किट डायग्राम. तो सर्किट डायग्राम ये तो सिंपल सा टॉपिक है, इसके हम सिर्फ ये डायग्राम्स देख लेते हैं. सो अगर हमारे पास सेल हो तो सेल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके ये जो बड़े वाली लाइन है इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, जो छोटे वाली लाइन है इसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं. बैटरी अगर
एक से ज़्यादा सेल कनेक्टेड हैं तो वो बैटरी बन जाता है। बैटरी का काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखता है सर्किट के अंदर। तो बड़े वाले एंड को हमने पॉजिटिव बोल दिया, छोटे वाले एंड को नेगेटिव बोल दिया। प्लग की, तो दिस इज़ द प्लग की। जब ये ओपन होती है तो इस तरीका का सिंबल है, जब क्लोज्ड होती है तो ये सिंबल है। वायर जब ज्वाइंट होती है तो ये सिंबल है। क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग तो ये सिंबल है। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रजिस्टर का ये सिंबल है, सो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। वेरिएबल रजिस्टर हो जिसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। सो आई होप ये आपने लैब में देखा होगा। सो इसके सिंबल इस तरीके से हैं। एमीटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो वोल्ट मीटर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो एमीटर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट मीटर को दैट इज़ द कैपिटल वी से। ओके, नेक्स्ट वन इज ओम्स लॉ। सो इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट। सो ये बोल रहा है कि क्या कोई रिलेशन हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज में और करंट मतलब वोल्टेज और आई में कोई रिलेशनशिप हो सकता है। ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। लेट अस एक्सप्लोर विद एन एक्टिविटी। तो एक्टिविटी से देख लेते हैं। सेटअप ए सर्किट एज शॉन इन द फिगर 12.2। जो फिगर में दिखाया गया कोई सर्किट, उसको सेटअप आपने करना है। कंसिस्टिंग ऑफ ए नाइक्रोम वायर एक्स वाई ऑफ लेंथ से 0.5 मीटर। एक नाइक्रोम वायर आपने लेनी है। नाइक्रोम क्या होता है? एक तरीके का अलॉय होता है, ठीक है, जो कि निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन मेटल से मिलकर बना होता है। तो उसकी लेंथ हमने लेनी है 0.5 मीटर की। हमने एक एमीटर को कनेक्ट करना है, एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है। 4 सेल लेने हैं जिनकी जो वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट हर एक सेल की है। तो देख लेते हैं कैसा सर्किट इन्होंने बना के रखा है। सो इस तरीके से हमने सर्किट डायग्राम बनाना है। सो यहाँ पे वोल्टेज को हमने वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया है, मीटर को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है। और ये नाइक्रोम वायर है जो कि एक्स वाई 0.5 मीटर की वायर है ये। सो फर्स्ट यूज़ ओनली वन सेल। तो सबसे पहले एक सेल को कनेक्ट करो एज देयर इज एज द सोर्स इन द सर्किट, नोट द रीडिंग इन एमीटर। सो यहाँ पे पहले हमने एक सेल को कनेक्ट किया, फिर उसके बाद एमीटर की रीडिंग नोट की। उसके बाद हमने दूसरे सेल को कनेक्ट किया, एमीटर की रीडिंग नोट की। तीसरे सेल को कनेक्ट किया, ये रीडिंग नोट करते गए। उसके बाद हमने यहाँ पे ये टेबल बना रखा है। तो यहाँ पे करंट की रीडिंग कितनी आ रही है, वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ रही है और यहाँ पे एमीटर की रीडिंग कितनी है, ये सारी देखनी है। जब हम उनका रेशो निकालेंगे और उनका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। दैट इज़ एक स्ट्रेट लाइन आएगी। So this is the graph between voltage and current. So in this activity you will find the approximately the same value for V and V upon I is obtained in each case. तो आप देखेंगे कि सेम ही वैल्यू हमें मिल रही है वोल्टेज और करंट की, दैट इज़ द वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट। दस द वोल्टेज करंट ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। इसलिए जो हमने ग्राफ बनाया वो इस तरीके से एक लाइन आ गई दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। सो जो कि ओरिजिन से पास कर रही है एज शोन इन फिगर 12.3। दस वोल्टेज अपॉन करंट इज ए कांस्टेंट रेशो। इसलिए वोल्टेज करंट का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो 1827 जर्मन फिजिसिस्ट जियोर्ज साइमन ओम फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट आई, मेटालिक वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन द टर्मिनल। सो ओम ने एक रिलेशन फाइंड आउट किया वोल्टेज और करंट के बीच में, जिसको हम ओम्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो वो रिलेशन कुछ इस तरीके से है, दैट इज़ द वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट इज पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊँ, सो वी अपॉन आई विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट की जगह हम एक वैल्यू रखते हैं दैट इज़ द रेजिस्टेंस। सो हम ये बोल सकते हैं वी इज इक्वल टू आई आर। सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, दैट इज वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप लीनियर होता है। सो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं, सो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, वेयर R इज द कॉन्स्टेंट ऑफ द गिवन मेटालिक वायर। सो एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। R को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। सो रेजिस्टेंस क्या होती है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, जो चार्ज को रजिस्ट करती है, रोकती है आगे फ्लो होने से। ओके, थ्रू इट्स एसआई यूनिट इज ओम। सो इसका भी हमें एसआई यूनिट याद रखना है, जिसका यूनिट होता है ओम, रिप्रेजेंटेड बाय दिस वर्ड दैट इज द ग्रीक लेटर ओम। सो अगर मैं रेजिस्टेंस की यहाँ से डेफिनेशन और फॉर्मूला निकालूँ, सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। सो इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट, सेम हम वही 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकालेंगे। सो अगर 1 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए और करंट 1 एम्पियर हो जाए, तो 1 ओम की हम डेफिनेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, सो आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर। अगर करंट हमें फाइंड आउट करना है, सो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस।
So it is obvious from equation 12.7 the current through a resistor is inversely proportional to the resistance. So current जो है वो resistance के inversely proportional है. If the resistance is double, the current is get half. अगर resistance को मैं double कर दूँ so obvious सी बात है current half हो जाएगा. यहीं से हमें clear है. जैसे I is equal to B upon, अगर मैं resistance को double कर दूँ so current कितना हो गया, original value के हाफ हो गया, दैट इज आई डैश विच इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 2. सो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस को हम डबल करें तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है. इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ए कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड द वेरिएबल रेजिस्टेंस. अगर हमें वैल्यू को चेंज करना है करंट की तो हम जो है वो कंपोनेंट यूज़ करते हैं सर्किट के अंदर जिसको हम रियोस्टैट बोलते हैं, जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करता है, चेंज कर सकता है. इज ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट. तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. तो रियोस्टैट की हेल्प से हम जो है वो रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे और जब रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस हाफ हो गया तो हमने देखा कि करंट भी हाफ हो जाएगा. वी विल नाउ स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एन कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी. तो वही हम देखेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे एक एक्टिविटी में. ओके, सो एक्टिविटी 12.2 टेक ए नाइक्रोम वायर. फिर से हमने वही नाइक्रोम वायर ले ली, टॉर्च ले ली, टॉर्च बल्ब ले लिया, 10 वॉट बल्ब एंड एन एमीटर 0.5 एम्पियर जिसकी रेंज है, प्लग की ले ली, सम कनेक्टिंग वायर्स ले लिए. सो ये सारे हमारे पास एपरेटस हैं जो कि इस एक्टिविटी में यूज़ होंगे. सेट अप द सर्किट बाय कनेक्टिंग 4 ड्राई सेल्स 1.5 वोल्ट ईच इन सीरीज. सो हमने सारे के सारे सेल को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया जिनकी हर एक की जो वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट है. एमीटर लीविंग ए गैप एक्स वाई इन द सर्किट. सो एक्स और वाई के बीच में हमने गैप छोड़ा है, एमीटर को कनेक्ट किया है. एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है. सो कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द नाइक्रोम वायर इन द गैप एक्स वाई. तो हमने नाइक्रोम वायर को यहाँ पे एक्स वाई में फिक्स कर दिया. प्लग द की को ज्वाइन कर दिया, मीन सर्किट ऑन हो गया. नोट डाउन द एमीटर रीडिंग. सो सर्किट अगर पूरा हो गया है तो एमीटर में रीडिंग आ जाएगी, वो हमने नोट करनी है. टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग. प्लग से हमने की को हटा दिया. ऑलवेज टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग आफ्टर मेजरिंग द करंट थ्रू द सर्किट. तो ये हमेशा हमें करना है जब हमने करंट की वैल्यू को मेजर कर दिया एमीटर के थ्रू, तब उसके बाद हमने की को ऑफ कर देना है. रिप्लेस द नाइक्रोम वायर विद द टॉर्च बल्ब. तो हमने नाइक्रोम वायर को हटा दिया, टॉर्च बल्ब उसके प्लेस पे लगा दिया. एंड फाइंड आउट द करंट. फिर से हमने स्विच को ऑन किया और करंट में एमीटर में करंट की वैल्यू को मेजर किया. नाउ रिपीट द अबव स्टेप बाय 10 वॉट बल्ब इन द एक्स वाई. तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन भी करना है. तो इससे हमें क्या मिला. सो यू मे रिपीट द एक्टिविटी बाय कीपिंग एनी मटेरियल कंपोनेंट इन द गैप. सो आप इसके अलावा अगर बल्ब लगाए, नाइक्रोम वायर लगाए, इसके अलावा कोई भी वायर आप लगा सकते हो और करंट की वैल्यू देख सकते हो एमीटर में कि करंट की वैल्यू कितनी चेंज कर रही है. इन दिस एक्टिविटी भी ऑब्जर्व दैट. तो इस एक्टिविटी में हमने यही ऑब्जर्व किया दैट करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स. की करंट अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग होता है. वाई डू दे डिफर. तो ये डिफरेंस क्यों आया. सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन ईजी पाथ. तो कुछ जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं वो ईजी पाथ मीन्स उनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाइल द अदर रेजिस्ट द फ्लो. और जबकि कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, वो चार्ज को फ्लो ही नहीं होने देते. वी नो दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट. तो हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है या चार्ज का मूवमेंट होता है. द इलेक्ट्रॉन हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन ए कंडक्टर. क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री नहीं होते कंडक्टर के अंदर मूव करने के लिए. दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय एन अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स अमंग विच दे मूव. दस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय रेजिस्टेंस. इसलिए जो कंडक्टर का मोशन होता है उसको रिटार्ड करता है रेजिस्टेंस, जो कि कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है. ए कंपोनेंट ऑफ ए गिवन साइज दैट ऑफर ए लो रेजिस्टेंस इज गुड कंडक्टर. सो अगर एक कंपोनेंट जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब वो एक अच्छा कंडक्टर है. कंडक्टर क्या होता है, जो चार्ज को ईजिली फ्लो करवा दे. तो अगर रेजिस्टेंस कम है इट मीन्स वो बढ़िया कंडक्टर है. अ कंडक्टर हैविंग सम अप्रिशिएबल्स रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर. अगर कंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, वो चार्ज को फ्लो नहीं होने दे रहा, इट मीन्स उसको हम रजिस्टर बोलेंगे. ए कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स अ हाई रेजिस्टेंस इज ए पुअर कंडक्टर. इसलिए हम ये बोल सकते हैं जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू रेजिस्टेंस और रजिस्ट करने की होगी वो उतना ही ज़्यादा पुअर कंडक्टर होगा. सो एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर इवन हाई रेजिस्टेंस. इसलिए हम बोल सकते हैं कि इंसुलेटर क्या होते हैं जिनकी वैल्यू रेजिस्टेंस और रजिस्ट करने की बहुत ही ज़्यादा होती है, उनको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस.
ओके, नेक्स्ट वन इज द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, तो ये भी हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। सो कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल, एमीटर, नाइक्रोम वायर। तो ये सारी चीज़ें हमने लेनी है। एक हमने सेल लेना है, एमीटर लेना है, प्लग की लेनी है, और ये कुछ अलग अलग मटेरियल की वायर्स बनी हुई हैं हमने लेनी है। दैट इज़ द 1 2 3 4 वायर्स इन्होंने यूज़ करी हैं। नाउ प्लग द की, नोट द करंट इन द एमीटर। सो सबसे पहले हमने एक वायर लगा दी और उसके बाद जो फर्स्ट वायर लगाई और उसके बाद हमने एमीटर की रीडिंग को नोट किया। रिप्लेस द नाइक्रोम वायर बाय द अनदर नाइक्रोम वायर ऑफ सेम थिकनेस। सो हमने जो है वो नाइक्रोम वायर को हटा दिया फर्स्ट वाली को और दूसरी नाइक्रोम वायर लगाई जिसकी थिकनेस तो सेम है बट लेंथ जो है वो डबल है। फर्स्ट जो वायर थी उसकी लेंथ से डबल वायर हमने यूज़ करी, जैसे यहाँ पे दे रखा है। दूसरे वायर की लेंथ बनी तो ये नाइक्रोम किया लेकिन लेंथ इसकी डबल हो गई। उसके बाद हमने एमीटर की रीडिंग को नोट करना है। नोट द रीडिंग ऑफ एमीटर। नाउ रिप्लेस द वायर बाय थिकर नाइक्रोम वायर। तो अब हमने क्या किया, इस वायर को भी हटा दिया और एक मोटी नाइक्रोम वायर यूज़ करी ऑफ सेम लेंथ। अब लेंथ हमने सेम ही रखी। ए थिकर वायर हैज़ द लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो थिक वायर होती है उसका एरिया ज़्यादा होता है। अगेन नोट डाउन द करंट थ्रू द सर्किट। उसके बाद हमने फिर से करंट को नोट डाउन किया। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए नाइक्रोम वायर कनेक्ट ए कॉपर वायर। तो हमने नाइक्रोम वायर ये सारी हटा दी। उसके बाद हमने कॉपर वायर को यूज़ किया और उसके बाद फिर से हमने एमीटर की रीडिंग को नोट किया और ये जो सारी की सारी हमारे पास रीडिंग आई इनके बेस पर हमने कुछ कंक्लूजन को निकाला। तो वो कंक्लूजन हमने देखने हैं। So it is observed that ammeter reading decreases to 1/2 when the length of the wire is double। तो हम देखते हैं कि एमीटर की रीडिंग लगभग आधी हो गई जब हमने वायर को नाइक्रोम वायर को डबल कर दिया। द एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड व्हेन अ थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट। और एमीटर में रीडिंग इंक्रीज कर गई जब हमने एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया को मीन्स थिकर वायर को यूज़ किया। सो एक चीज़ तो हमें यही बोल सकते हैं कि जो रजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। इट मीन्स लेंथ को हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। यही हमने यहाँ से रीडिंग से कंक्लूजन को फाइंड आउट किया। और अगर एरिया को मैं बढ़ाऊँ तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। तो कम होने के लिए हम ये रिलेशन लिखते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, और डायरेक्ट डिपेंड करने के लिए हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन लिखते हैं। अ चेंज इन एमीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व व्हेन अ वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ द सेम लेंथ एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूज। तो हमने ये भी देखा कि जैसे हम अलग मटेरियल को यूज़ करते हैं, जैसे हमने नाइक्रोम वायर को हटा के कॉपर वायर यूज़ की, फिर भी एमीटर की रीडिंग में चेंज आई। इट मीन्स जो एमीटर की रीडिंग है वो मटेरियल हमने कौन सा यूज़ किया उस पर भी डिपेंड करती है। सो ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ को हमने अप्लाई किया। अब हम देखते हैं कि क्या क्या रिजल्ट हमारे पास आए। सो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर, डिपेंड करती है एरिया के ऊपर, डिपेंड करती है मटेरियल जो भी हमने यूज़ किया है। सो इस रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। सो अगर मैं इन रिलेशन को कंबाइन करूं सो ये आ जाएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a। सो अगर मैंने ये प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ से हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। वेयर रो दैट इज द RHO इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। सो रो को हम बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ हो रही है इसलिए हमने इसको बोला इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। सो द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। यहीं से हम यूनिट निकाल सकते हैं। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, दैट इज द ओम मीटर। सो यहाँ से यूनिट निकालें। यहाँ से अगर रो विच इज इक्वल टू AR/L, सो एरिया की यूनिट क्या हो गया, दैट इज द मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस का हमें पता है ओम होता है, लेंथ का भी आ गया मीटर, सो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और ये आ गया ओम मीटर। सो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम और रेजिस्टिविटी का यूनिट आ गया ओम मीटर। इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो ये भी मटेरियल की ही एक प्रॉपर्टी होती है। द मेटल एंड अलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज। सो ये भी हमने देखा, जो थर्ड हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो भी मेटल होंगे उनकी रेजिस्टिविटी कम होगी। अलॉय की रेजिस्टिविटी भी देख लेते हैं। सो the metal and alloy have very low resistivity in the range of 10⁻⁸ ohm to 10⁻⁶ ओम मीटर। सो रेजिस्टिविटी मेटल और अलॉय की कम होती है। दे आर गुड कंडक्टर, इसलिए वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर लाइक रबर एंड ग्लास। सो इंसुलेटर की बात करें तो उनकी जो हैव रेजिस्टिविटी ऑफ ऑर्डर, तो उनकी रेजिस्टिविटी होती है 10⁻12 to 10⁻17। इट मीन्स रेजिस्टिविटी अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं करती कंडक्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। सो यहाँ पे रेजिस्टिविटी 10⁻12 to 10⁻17 ओम मीटर है। इट मीन्स उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। तो तीन प्रॉपर्टी तो हमने पहले देखी थी, एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, दैट इज़ ये टेम्परेचर पर भी वेरी करती है।
सो रेजिस्टेंस 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद टेम्परेचर। सो देख लेते हैं टेम्परेचर पे ये कैसे डिपेंड करती है। और ये हमने कुछ टेबल बना रखा है जिसमें हमने कंडक्टर मटेरियल दे रखा है और उसकी रेजिस्टिविटी दे रखा है। सो जैसे सिल्वर है उसकी रेजिस्टिविटी मिनिमम होती है, ओके। जितना हम डाउन जाते जाएंगे रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ करती जाएगी। सो कॉपर की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो घरों में हम सिल्वर क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि सिल्वर कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, इसलिए हम सिल्वर का यूज़ नहीं करते। सो कॉपर की रेजिस्टिविटी, ये सब मटेरियल की, फिर एलॉयज़ की, फिर इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी रखी है। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है पेपर की 10⁻12, ओके। सो आगे क्वेश्चन भी आएगा कि आयरन और मरकरी में किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो मरकरी की ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहीं पे देख लो, आयरन की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और मरकरी की रेजिस्टिविटी आयरन की रेजिस्टिविटी कम होती है और मरकरी की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ओके। सो जितना ऊपर जाते जाएंगे रेजिस्टिविटी कम, जितना नीचे जाते जाएंगे रेजिस्टिविटी ज़्यादा, ओके। सो टेबल 12.2 रिवील्स दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली हायर देन द कंस्टिट्यूटिंग मेटल। सो 12.2 में देखा कि रेजिस्टिविटी एलॉयज़ की ज़्यादा होती है, मेटल्स की कम होती है। यही हमने देखा कि जितना ऊपर जाएंगे रेजिस्टिविटी कम होगी, जितना नीचे जाएंगे रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। तो एलॉयज़ नीचे हैं, इट मीन्स रेजिस्टिविटी भी उनकी ज़्यादा है। एलॉयज़ डू नॉट oxidized burn readily at higher temperature। so ये this line is very very important। so जो एलॉयज़ होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते अगर हम टेम्परेचर को और भी ज़्यादा बढ़ा दें। फॉर दिस रीज़न दे आर कॉमनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। सो ये क्वेश्चन आपको आगे आएगा कि क्यों एलॉयज़ को हम यूज़ करते हैं किसी भी सर्किट में, हीटिंग डिवाइसेस में, क्योंकि उनका टेम्परेचर हाई होता है और वो डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड ईजली, और ऑक्सीडाइज ईजली नहीं हो सकते वो। सो इसी की वजह से हम उनको हीटिंग डिवाइसेस में, या जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन है, टोस्टर है, वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो क्योंकि उनको वो जल्दी मेल्ट नहीं होते, उनका टेम्परेचर मेल्ट होने का हाई है, ओके। टंगस्टन इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन को हम इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ करते हैं। सो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। तो कॉपर जो हमने जो घरों में लाइट आती है, बिजली आती है, तो ट्रांसमिशन लाइंस में हम कॉपर को यूज़ कर लेते हैं, एल्यूमिनियम का यूज़ कर लेते हैं। सो ये एक सीरीज़ दे रखी है। सो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ गए, इनको देख लेते हैं क्वेश्चंस को। Okay, first question is how much current will an electric bulb draw from the 220 volt। so ये voltage की वैल्यू दे रखी है 220 volt if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। so resistance की वैल्यू दे रखी है 1200 ओम। सो पूछा है करंट। सो ऑब्वियस सी बात है, हम V इज इक्वल टू आई आर से निकाल सकते हैं। सो दिस इज द ओम्स लॉ। सो I कितना आ गया, दैट इज द V अपॉन आर। सो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V की वैल्यू दे रखी है 220 और R की वैल्यू दे रखी है 1200। सो इसको डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पे हमें आ जाएगा 0.18 एम्पियर, ओके। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट। तो यहाँ भी वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 220 और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 100। सो करंट हमें फाइंड आउट करना है। सो ये आ गया, दैट इज द 2.2 एम्पियर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, V की वैल्यू दे रखी है 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट की वैल्यू दे रखी है 4 एम्पियर। द सोर्स व्हाट करंट विल हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो सबसे पहले तो हमें इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज अलग से दे रखी है, उसके लिए हम करंट को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो रेजिस्टेंस कितना आ गया, जब 60 वोल्ट था और करंट 4 एम्पियर था। सो रेजिस्टेंस आ गया, दैट इज अ 15 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब देख लेते हैं, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, वोल्टेज की वैल्यू इसके लिए अलग से वोल्टेज दे रखी है। सो करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। सो वोल्टेज आगे 120, रेजिस्टेंस आगे हमारे पास 15 जो कि कैलकुलेट करी। सो हमारे पास 8 एम्पियर का करंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। ओके, लेंथ दे रखी है हमें, L की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1 मीटर और 26 ओम, ये हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है।
एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर भी दे रखा है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज़ 0.3 मिलीमीटर। अब जो डायमीटर दे रखा है वायर का, तो हमें पता है कि डायमीटर तो हमें नहीं निकालना, हमें निकालना है उसका या तो हमें एरिया निकालना है या हमें उसकी हो सकता है रेडियस निकालनी पड़े, ठीक है। तो ये मिलीमीटर में दे रखा है, तो मिलीमीटर को हम पहले तो मीटर में चेंज कर लेंगे। सो ये अगर मीटर में चेंज करना है, सो यहाँ पे ये आ गया, दैट इज़ द डायमीटर 0.3 मिलीमीटर। तो ये बन गया 3 × 10⁴ मीटर। ओके, बट विल बी द रजिस्टिविटी। तो हमें रजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, इट मीन्स हमें रो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर यूजिंग टेबल 12.2 प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। सो हम मटेरियल को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो वी ऑलरेडी नो, एक फॉर्मूला हमारे पास था, दैट इज़ R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। अगर इस फॉर्मूले को मैं रीअरेंज करूँ तो मेरे पास रो आ जाएगा, दैट इज़ यही तो हमें कैलकुलेट करना है। सो रो इज इक्वल टू AR अपॉन L, वेयर A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, R इज़ द रेजिस्टेंस एंड L इज़ द लेंथ। सो देख लेते हैं। सो ओके, सो यहाँ से फॉर्मूला लगा दिया हमने, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, ये हमने कैलकुलेट किया था। अब दिस इज़ द एरिया, सो दैट इज़ द R पाई R स्क्वेयर। ओके, सो यहाँ पे R यूज़ हो गया, A की जगह हमने पाई R स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस नहीं है, डायमीटर दे रखा है, या तो डायमीटर का आप हाफ कर लो, तो डायमीटर स्क्वेयर कर दिया और डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये था R/2 होता है, इसलिए मैंने जब स्क्वेयर किया तो यहाँ पे भी 4 आ गया, क्योंकि 2 का स्क्वेयर दैट इज़ द 4 इंटू यहाँ पे आ गया L। सो ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। सो मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। चलिए इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वी ऑलरेडी नो रो विच इज इक्वल टू, दैट इज द फॉर्मूला इज RA अपॉन L। ओके, सो ये सारी वैल्यू हमें दे रखी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, दैट इज़ द 26। एरिया की वैल्यू दे रखी है, दैट इज़ द एरिया की जगह हमने 4 पाई R स्क्वेयर यूज़ करना था, लेकिन R की वैल्यू नहीं यूज़ करी हमने, तो डायमीटर का हाफ कर दिया, वो भी रेडियस ही होता है। सो इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज़ द D/2 का स्क्वेयर, जो कि रेडियस ही बन गया। ओके, अपॉन लेंथ हमें दे रखा है, सो लेंथ की वैल्यू है दैट इज़ 1 मीटर। सो ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, 26 इंटू 4 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7, एंड D दे रखा है हमारे पास, दैट इज़ 3 इंटू 10⁻⁻4 स्क्वेयर अपॉन इसका भी स्क्वेयर कर दिया, दैट इज़ द 4। ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई, दैट इज़ द 26 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 7 इंटू 4। सो ये 2 से कैंसिल हो गया, दैट इज़ 13 2 ज़ा 26, फिर से 2 से कैंसिल हो गया 11। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 एंड 3 3 ज़ा 9, 11 9 ज़ा 99। सो 13 इंटू 4 इंटू 99 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 7। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं, दैट इज़ द 52 इंटू 99 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 7। ओके, फिर से इसको देख लेते हैं, दैट इज़ यहाँ पे 4 पाई R स्क्वेयर नहीं होता, पाई R स्क्वेयर होता है, दैट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे पाई R स्क्वेयर यूज़ करेंगे तो ये 4 यहाँ से कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी पाई R स्क्वेयर यूज़ किया हुआ है। सो यहाँ से 4 को कैंसिल हमने कर दिया। सो ओके, यहाँ पे 13, अगर 4 कैंसिल कर दिया तो ये 13 आ गया। सो 99 इंटू 13 करेंगे, सो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 128 7 के आसपास। सो 1287 अपॉन 7 इंटू 10⁻⁸। ओके, सो ये आ गया 183.85 इंटू 10⁻⁸। अगर मैं इसको यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ तो ये 10⁻⁶ बन जाएगा। सो 1.86 इंटू 10⁻8 4 इंटू 10⁻⁶। तो हमारे पास ये आंसर आ गया।
सो 1.84 इंटू 10⁻⁶. सो रजिस्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये आ गया ओम मीटर में. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, सो लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है एंड रेजिस्टेंस 4 ओम दे रखी है. व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2. अगर मैं लेंथ को हाफ कर दूं, सो हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इज 2a. अगर एरिया भी हमारे पास 2a बन गया, लेंथ को हमने हाफ कर दिया, तो कितना हो जाएगा. सो वी ऑलरेडी फार्मूला R इज इक्वल टू रो L/A, जो कि हमें 4 ओम दे रखा है. R1 की वैल्यू 4 ओम दे रखी है. ओके, R2 फिर से हमें ये फार्मूला पुट करना है. सपोज R2 विच इज़ इक्वल टू रो, अब लेंथ को मैंने हाफ कर दिया और एरिया को मैंने डबल कर दिया, तो ये कितना बन गया, दैट इज़ द रो L/4a. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हमें पता है. इसकी वैल्यू हमारे पास 4 दे रखी है, सो विच इज़ इक्वल टू 1/4, सो विच इज़ R1. सो अगर मैं R1 की वैल्यू पुट कर दूं, सो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 4. सो 4 से 4 कैंसिल हो गया. सो R2 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ द विच इज़ इक्वल टू 1 ओम के आसपास. ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड. सो रेजिस्टेंस कंडक्टर की कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है. सो वी ऑलरेडी नो रेजिस्टेंस तो एक लेंथ पे डिपेंड करती है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है, और उसके बाद फिर डिपेंड करती है वो टेम्परेचर पे, उसके बाद डिपेंड करती है वो मटेरियल हमने कौन सा यूज़ किया है, क्योंकि वी ऑलरेडी नाइक्रोम की या फिर एलॉय जो भी हमने यूज़ किया उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर और कॉपर वायर. सो 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है. सेकेंड क्वेश्चन इज विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल. तो थिक वायर से करंट इजली फ्लो करेगा, थिन वायर से तो हमने देखा था दैट इज़ द एक फॉर्मूला देखा व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स एंड वाई. सो एक फॉर्मूला देखा दैट इज़ द R विच इज़ इक्वल टू रो L/A. सो अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी. सो इट मीन्स थिक वायर में करंट ईजिली फ्लो कर जाएगा एंड रीज़न इसका ये है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. Next question is let the resistance of an electric component remains constant while the potential difference across two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it? So resistance of an electric component remains constant. Resistance constant है, potential difference across two ends of a component decreases half. So we already know V is equal to IR होता है, और यहाँ पे हमने resistance को constant रखा, potential difference को कम कर दिया. So यहाँ से पहले I निकाल लेते हैं विच इज़ इक्वल टू B/R. सो हमें I डैश निकालना है. सो V को डिवाइड कर दिया, दैट इज़ द हाफ कर दिया, और रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है. सो इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी I थी. सो I डैश कितना बन जाएगा, करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा. सो व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट. सो करंट के अंदर कितना चेंज आएगा, तो करंट जो है वो हाफ हो जाएगा. Okay, why are the coils of electric toaster and electric iron made of an alloy rather than a pure metal? So alloy के क्यों बने होते हैं, pure metal के क्यों नहीं बने होते, तो इसको आंसर तो हमने यहीं पे देख लिया था. So क्योंकि alloy do not oxidized one readily at higher temperature. For this reason they are commonly used in the electrical heating devices like electrical iron toaster etc. Okay, so ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which यूज़ द डाटा इन द टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो डाटा के यूज़ करो और कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमने देने हैं, वो आप क्वेश्चन को रीड करके आंसर दो. बीच अमंग आयरन एंड मरकरी इज़ बेटर कंडक्टर. तो आयरन और मरकरी में कौन सा बेटर कंडक्टर है, तो हमने ये आंसर देख लिया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं. जो जितना ऊपर होगा वो उतना बढ़िया कंडक्टर होगा, क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी कम होगी. सो सीरीज़ में ऊपर देख लेते हैं, ये आयरन ऊपर है, मरकरी नीचे है. इट मीन्स आयरन की रजिस्टिविटी जो है वो कम है, मरकरी की रजिस्टिविटी ज़्यादा है. सो बेटर कंडक्टर कौन सा आ गया, आयरन. बिच मटेरियल इज द वेस्ट कंडक्टर. सो वेस्ट कंडक्टर कौन सा है, सो ये एक हमारे पास रजिस्टिविटी सीरीज दे रखी है. इसमें जो सबसे टॉप पे है उसकी रजिस्टेंस सबसे कम है, उसकी कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा है. सो ये एग्जांपल है सिल्वर का. सो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ मटेरियल.
उसके बाद है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर। सो रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सो यहाँ पे सिंपल इस पैराग्राफ में ये दे रखा है कि रेजिस्टेंस जो को हम डिफरेंट टाइप्स में कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज़ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से टोटल रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ता है। वो डिक्रीज़ भी हो सकती है सर्किट में, वो इंक्रीज़ भी हो सकती है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि सर्किट में अगर हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, तो वो कैसे कैसे हम उनको इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो उनको हम कंबाइन करते हैं सीरीज़ में, पैरेलल में, तो वो देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे दे रखा है कि अगर बहुत सारे रजिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड हैं तो उनको हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का कुछ इस तरीके से हमारे पास डायग्राम बना रखा है। अगर एंड टू एंड मीन्स वन रजिस्टर अगर खत्म हो गया, उसके बाद सेकंड रजिस्टर स्टार्ट हुआ, तो रजिस्टर फर्स्ट रजिस्टर के एंड के साथ दूसरा रजिस्टेंस कनेक्ट है, दूसरे के एंड के साथ तीसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट है। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एमीटर हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। बैटरी केमिकल रिएक्शंस के कारण जो है वो वोल्टेज देती है, ठीक है। और करंट जो है वो पॉजिटिव साइड से इस तरीके से, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है और इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन इन सीरीज़। ओके, पैरेलल क्या होता है? कनेक्टेड टुगेदर, सारे के सारे रजिस्टर अगर एक साथ कनेक्टेड हैं। देखो फर्स्ट एंड जो है वो सेकंड के एंड के साथ, थर्ड के एंड के साथ और सारे के एंड बैटरी के साथ भी कनेक्टेड हैं, तो इसको हम बोलते हैं रजिस्टर इन पैरेलल। तो वोल्टमीटर तो वही है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, एमीटर सीरीज़ में कनेक्ट होता है, की भी होती है। ये सर्किट डायग्राम भी हमने ऑलरेडी बना रखा है। चलिए अब बात करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़। सो व्हाट हैपन टू द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन नंबर ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। तो करंट की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हमने बहुत सारे रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर रखा, मतलब एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है। व्हाट वुड बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज विद द हेल्प ऑफ एन फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इनको हम एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। सो ज्वाइन 3 रजिस्टर और डिफरेंट वैल्यूज इन सीरीज, कनेक्ट दैम विद अ बैटरी। तो हमने 3 रजिस्टर कनेक्ट किए सीरीज में और उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एंड एमीटर एंड प्लग की, एक एमीटर कनेक्ट किया, प्लग की कनेक्ट कर दी, एज शॉन इन द फिगर 12.6, जो कि ऑलरेडी 12.6 में दिखा रखा है। You may use the register of values like 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, etc. and a battery of 6 volt for performing these activities. तो बैटरी हमने 6 वोल्ट की, सपोज करो कि 6 वोल्ट की बैटरी लगा ली और 1 ohm, 2 ohm और 3 ohm की रजिस्टर लगा लिए। प्लग द की, नोट द एमीटर रीडिंग। तो रीडिंग हमने नोट करी जब हमने सर्किट ऑन कर दिया। चेंज द पोजीशन ऑफ द एमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रजिस्टर, नोट द एमीटर रीडिंग ईच टाइम। तो हमने एमीटर को फिर यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ पे सर्किट में हम कहीं भी कनेक्ट करेंगे एमीटर को तो रीडिंग हमने चेक करनी है। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द एमीटर? तो क्या आपने एमीटर की वैल्यूज़ में कोई चेंज फाइंड आउट किया? तो हम कोई भी चेंज फाइंड आउट नहीं करते जब एमीटर को, जब रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होती हैं और एमीटर को हम साथ में कनेक्ट करते हैं तो कोई भी हम चेंज नहीं देखते। सो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन निकला, यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ करंट इन द एमीटर इज द सेम। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि करंट की वैल्यू तो एमीटर में सेम ही है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन। चाहे हम पोजीशन कहीं भी रखें, इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर में हमेशा सेम वैल्यू आएगी जब रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होंगे। इट मीन्स दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन द रजिस्टर ऑफ द करंट इज द सेम एवरी टाइम। तो इसका मतलब यही है कि करंट जो है चाहे रजिस्टर सीरीज़ में कितने भी लगे हों, करंट हमेशा सेम रहेगा ऑफ द सर्किट ऑफ द सेम करंट थ्रू ईच रजिस्टर, और हर एक रजिस्टर में सेम करंट फ्लो करेगा। ओके, उसके बाद देख लेते हैं वोल्टेज के बारे में। सो रजिस्टर फिर से सीरीज़ में कनेक्टेड है और वोल्ट मीटर पहले हमने यहाँ पे लगाया, फिर हमने दूसरे के साथ लगाया, फिर हम तीसरे के साथ लगाया। तो अलग अलग केस में हम वोल्टेज को मेज़र करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि वोल्टेज की वैल्यू तो यहाँ पे अलग अलग आ रही है, मीन्स वोल्टेज चेंज कर रही है। और जैसे मैं इन सारी वोल्टेज को ऐड कर रहा हूँ तो ये सारी की सारी जो वोल्टेज है वो हमारे पास जो बैटरी वोल्टेज दे रही है वो टोटल वोल्टेज के बराबर आ रही है। तो सीरीज़ में हमने ये देखा कि करंट जो है वो चेंज नहीं होता लेकिन वोल्टेज चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट रजिस्टर के पास V1 वोल्टेज है, सेकंड के पास V2 वोल्टेज है, यहाँ पर V3 वोल्टेज है, और इन सब वोल्टेज को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास टोटल वोल्टेज B आ जाती है, जो कि बैटरी की एक्चुअल वोल्टेज होती है। तो मैं इन सब वोल्टेज को ऐसे लिख सकता हूँ, V = V1 + V2 + V3। Okay, in the electric circuit shown in the figure 12.8, let I be the current through the circuit, the करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज ऑल्सो आई। ओके, तो करंट सेम है इसलिए हमने आई बोला। ये रिलेशन हमें पता है, V = IR होता है। तो अगर मैं यहाँ V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ IR और V1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, दैट इज़ IR1 IR2 + IR3। तो आगे देख लेते हैं हम होता क्या है।
सो V1 की वैल्यू आ गई IR1, V2 की वैल्यू आ गई IR2 एंड V3 इज IR3। ये सारी की सारी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। सो IR विच इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आई हर जगह यहाँ पे कॉमन है तो आई हमने कॉमन ले लिया। सो विच इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये वाला I यहाँ से कैंसिल हो गया तो मेरे पास कितना आ गया, दैट इज द रेजिस्टेंस इन सीरीज विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो सीरीज में रेजिस्टेंस अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वो इंक्रीज होती है। ओके, सो एक क्वेश्चन है, हमने इसका आंसर फाइंड आउट करना है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। सो रेजिस्टेंस दे रखी है 20 ओम एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन 6 वोल्ट बैटरी। तो 2 रेजिस्टेंस दे रखी हैं, तो वो ये सारी की सारी देख लेते हैं सीरीज़ में है या पैरेलल में। सो कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। सो ये देखो यहाँ पे हमें ऑलरेडी सर्किट डायग्राम से क्लियर है कि ये सारी की सारी सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, ये और ये बल्ब और ये रेजिस्टेंस। सो द करंट थ्रू द सर्किट, तो हमने एक तो रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कैलकुलेट करनी है, करंट को कैलकुलेट करना है एंड पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। ओके, सो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर रखी है तो सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस ऐड होती है, दैट इज द ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे, दैट इज R1 प्लस R2। सो 20 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 24। सो वोल्टेज दे रखी है 6 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे हैं हम। सो वोल्टेज दे रखी है। सो करंट कितना होता है, दैट इज द वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। सो यहाँ से I आ गया, दैट इज द B अपॉन R। सो I इज इक्वल टू B अपॉन R जो कि सीरीज में कनेक्ट है, दैट इज द V की वैल्यू ऑफ वोल्टेज 6, रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज द 24। सो इसको डिवाइड करेंगे 0.25 आ जाएगा। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। सो पोटेंशियल डिफरेंस हमने मीन्स V1 और V2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो ओम्स लॉ से हम V1 और V2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू IR होता है। सो I की वैल्यू तो सेम है, वो चेंज नहीं करेगी। सो दैट इज़ द 20 इंटू 0.25, तो ये आ गया 5 वोल्ट। और V2 की वैल्यू दैट इज़ द 4 ओम इंटू 0.25, सो ये आ गया 1 वोल्ट। ओके, सो ये तो हमारे पास आ गई रिजल्ट। नेक्स्ट वन इज ड्रॉ अ schematic diagram of a circuit consisting of a battery, 3 cells, 2 volt each, 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key all connected in series। तो ये हमने कुछ सर्किट डायग्राम बनाना है। सो ये तो बहुत सिंपल सा डायग्राम है। सो इसको इस तरीके से हम अगर ये सीरीज़ में कनेक्टेड है तो ऐसे बना सकते हैं, दैट इज़ एक रजिस्टर हमने कुछ ऐसे बनाया, दूसरा रजिस्टर ऐसे बना लिया, तीसरा रजिस्टर ऐसे बना लिया और सारे के सारे जो हैं वो बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं और बैटरी की वैल्यू दे रखी है। सो और यहाँ पे हमने एक की लगा दी। ओके, दिस इज़ द की, दिस इज़ द नेगेटिव एंड, दिस इज़ द पॉजिटिव एंड। ये कुछ करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे वापस आ रहा है। सो ये बैटरी आ गई, दैट इज़ द, चलिए पहले रेजिस्टेंस देख लेते हैं। बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट ईच, तो ये 3 सेल हैं, दैट इज़ द 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो ये बन गया 6 वोल्ट की बैटरी। ये बन गया 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये बन गया 8 ओम का रेजिस्टेंस और ये बन गया 12 ओम का रेजिस्टेंस। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड्रॉ द सर्किट फॉर क्वेश्चन नंबर 1 पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द सर्किट। अब हमने एमीटर भी यहाँ पे कनेक्ट करना है थ्रू द रेजिस्टेंस एंड वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर भी कनेक्ट करना है। और वोल्टमीटर जो हमने कनेक्ट करना है सिर्फ यहाँ पे कनेक्ट करना है, दैट इज़ द 12 ओम का रजिस्टर उसके साथ। बट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड द वोल्टमीटर, तो एमीटर और वोल्टमीटर में रीडिंग्स क्या आएंगी वो हमने चेक करनी है। ओके, सो फिर से सर्किट को अगेन हमने ड्रॉ किया। अब हमने जो है वो वोल्टमीटर और रजिस्टर भी लगाने हैं यहाँ पे। सो ये तो हमने की लगा दी यहाँ पे। सो सपोज करो ये हमने यहाँ पे एमीटर लगा लिया, दिस इज़ द, अगर ये बैटरी का नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, उसके साथ ही रजिस्टर लगा लिया, फर्स्ट सेकंड रजिस्टर, उसके बाद थर्ड रजिस्टर एंड आफ्टर दैट यहाँ पे ये सर्किट यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे हमने वोल्टमीटर को कनेक्ट कर रखा है थर्ड रजिस्टर के साथ, दिस इज़ द वोल्टमीटर। तो ये बैटरी के नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिया वोल्टमीटर को एंड करंट ये आई फ्लो कर रहा है। सो करंट यहाँ से मूव कर रहा है, दिस इज़ द पॉजिटिव एंड, दिस इज़ द 5 ओम, दिस वन इज़ द 8 ओम एंड दिस वन इज़ द 12 ओम। ओके, सो रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में कनेक्ट करें, सो सीरीज़ में दैट इज़ द R1 प्लस R2
प्लस R3, सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दैट इज़ द 5 + 8 + 12, तो ये बन गया टोटल 25 ओम। सो टोटल रेजिस्टेंस आ गई 25 ओम की। सो अगर मैं करंट यहाँ से फाइंड आउट करूँ, सो करंट कितना होता है, दैट इज़ द B/R। सो वोल्टेज हमारे पास है टोटल 6 वोल्ट, जो कि बैटरी की वोल्टेज थी। सो 6 अपॉन रेजिस्टेंस इज 25, सो वोल्टेज आ गई दैट इज़ द 6 और रेजिस्टेंस आ गई 25। सो करंट कितना आ गया, दैट इज़ द 6/25। इसको कैलकुलेट करेंगे, सो आंसर आएगा 0.24 एम्पियर। सो रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई 0.24 एम्पियर की। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे दैट इज़ द वोल्टेज निकालना है सिर्फ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सो V कितना होता है, दैट इज़ द IR। सो I हमारे पास है 0.24 और R हमारे पास है दैट इज़ द 12। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ द 2.88 वोल्टेज। सो ये आंसर आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट वन इज़ द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो पैरेलल में रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं ताकि सारे के सारे रजिस्टर जो है वो बैटरी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो। और वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया, यहाँ पे हमने की को लगाया हुआ है। दिस इज़ द रेजिस्टेंस R1, R2, R3। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं ये एक्टिविटी है। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे बैटरी से करंट यहाँ पे मूव किया, तो करंट जब इस पॉइंट पे पहुँचा तो करंट के पास सिर्फ 3 डायरेक्शन है, करंट को हर एक डायरेक्शन में मूव करना है। सो करंट डिवाइड हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब भी हम बैटरी को और रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और साथ में बैटरी होती है, तो करंट डिवाइड कर जाता है। यहाँ पे I1 करंट मूव कर गया, यहाँ पे I2 करंट मूव कर गया, यहाँ पे I3 करंट मूव कर गया, और बैटरी के साथ सारे के सारे रजिस्टर डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसलिए जो है वो वोल्टेज जो है वो हर एक रजिस्टेंस के थ्रू जो है वो सेम ही जाएगी। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वोल्टेज यहाँ पे सेम रहती है, करंट डिवाइड कर जाता है। ये एक्टिविटी में यहाँ पे दे रखा है। सो अगर करंट डिवाइड कर जाता है तो हम टोटल यहाँ पे अगर I1, I2, I3 को ऐड करें तो टोटल करंट मेरे पास I था जो कि बैटरी दे रही थी। सो I इज़ इक्वल टू I1 + I2 + I3। सो ये मेरे पास टोटल करंट आ गया, और मुझे पता है I इज़ इक्वल टू V/R होता है, क्योंकि ओम्स लॉ से V इज़ इक्वल टू IR होता है। यहाँ से I कितना आ गया, दैट इज़ अ V/R। रजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में है, तो पैरेलल मैंने साथ में P लिख दिया। सो I इज़ इक्वल टू V/ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो I1 अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, सो विच इज़ इक्वल टू, वोल्टेज तो सेम है, रेजिस्टेंस ये फर्स्ट रेजिस्टेंस इज़ R1, ठीक है, दिस रेजिस्टेंस इज़ R1, सो दैट इज़ B/R1। सो I2 कितना आ गया, B/R2, I3 कितना आ गया, B/R3। सो I1, I2, I3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। I1 की जगह B/R1, I2 की जगह B/R2 एंड B/R3। सो ये सारी वैल्यू जब ऐड करें, सो यहाँ से V कॉमन आ गया, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, B/R1 + 1/R2 + 1/R3। सो V से V कैंसिल हो गया। सो 1 रेजिस्टेंस इन पैरेलल विच इज इक्वल 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इन ए सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10, suppose the resistor R1, R2 and R3 have the values of 1, 5, 10 and 30 respectively. So which have been connected to a battery of 12 ohm. So बैटरी के साथ कनेक्ट किए हैं, R1 की वैल्यू दे रखी है, R2 की वैल्यू दे रखी है और R3 की भी वैल्यू दे रखी है। वोल्टेज तो हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम ही रहता है, लेकिन करंट चेंज कर जाता है, इसलिए हमें I1 और I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है बस। सो करंट थ्रू द रजिस्टर, टोटल करंट इन द रजिस्टर एंड टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है। सो पहले तो हमें R1 की वैल्यू दे रखी है 5 ओम की, R2 की वैल्यू दे रखी है 10 ओम की और R3 की वैल्यू दे रखी है 30 ओम की, और वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट। ओके, सो हमें पता है कि वोल्टेज तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चेंज नहीं करेगी, लेकिन करंट चेंज कर जाएगा, इसलिए हमें I1, I2 और I3 सारी वैल्यू निकालनी है। सो I1 कितना आ गया, दैट इज़ द V/R1। सो B/R1 ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने I1 के लिए, I1 इज इक्वल टू V/R1। सो I1 कितना आ गया, V की वैल्यू है 12 वोल्ट एंड R1 की वैल्यू 5। सो R1 की वैल्यू 5, V की वैल्यू 12। सो ये आ गया 2.4 एम्पियर। R2 विच इज इक्वल टू V/R2। सो वोल्टेज तो सेम रहेगी, दैट इज़ अ 12 वोल्ट, बट R2 दे रखा है, सो ये आ गया 1.2 एम्पियर। I3 V/R3, वोल्टेज तो सेम रहेगी 12,
R3 दे रखा है 30, सो ये आ गया 0.4 एम्पियर का। सो टोटल करंट को हमने ऐड कर दिया, दैट इज़ द I1 प्लस I2 प्लस I3, दैट इज़ द 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो ये आ गया 4 एम्पियर का। सो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड करने पे फॉर्मूला आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो जब ये पैरेलल में ऐड करी 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, सो यहाँ पे एलसीएम आ गया विच इज़ इक्वल टू 30 एंड 6 प्लस 3 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 10/30। सो ये कैंसिल होके आ गया, दैट इज़ द 1/3। सो 1 रेजिस्टेंस इन पैरेलल की वैल्यू अगर 1/3 है, सो ओनली रेजिस्टेंस इन पैरेलल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज़ द 3। सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल 3 ओम है। एक और क्वेश्चन दे रखा है, तो ये तो डायग्राम से ही हम सॉल्व कर सकते हैं, R1 R2 R3 R4 R5, सिर्फ ये अगर हमें वैल्यूज़ पता है। सो R1 की वैल्यू दे रखी है, दैट इज़ द 10 ओम। R2 की वैल्यू दे रखी है विच इज़ इक्वल टू 40 ओम। R3 की वैल्यू दे रखी है विच इज़ इक्वल टू 30 ओम। R4 की वैल्यू दे रखी है विच इज़ इक्वल टू 20 ओम एंड R5 की वैल्यू दे रखी है विच इज़ इक्वल टू 60 ओम। ओके, सो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए पैरेलल वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। सो 1 रेजिस्टेंस इन पैरेलल विच इज़ इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। सो ये कितना आ गया 40 एंड 4 प्लस 1 दैट इज़ अ 5/40। सो ये आ गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल विच इज़ इक्वल टू 8 ओम का। इसका रिजल्ट 8 ओम आ गया। सो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विच इज़ इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। सो यहाँ पे एलसीएम आ गया 60 का एंड 2 प्लस 3 प्लस 1, सो आ गया 6/60, सो 10। सो ये आ गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो रेजिस्टेंस पैरेलल में कितनी आ गई 10 ओम की। ओके, एक रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई थी 8 ओम की, एक रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास 10 ओम की। जब मैं इन दोनों को ऐड करके ये सीरीज़ में कनेक्ट हो गई, इन दोनों को भी ऐड करके सीरीज़ में आ गया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, दैट इज़ द R1 प्लस R2, सो विच इज़ इक्वल टू 8 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 18 ओम। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। जब इन दोनों को कंबाइन करूँगा तो एक रेजिस्टेंस बनेगी। सो एक रजिस्टर को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, रफ में मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जब दोनों रजिस्टर को इनको ऐड किया तो मेरे पास नेट रेजिस्टेंस कुछ ऐसे आई जो कि 8 ओम की आई थी, ठीक है। और जब मैंने वो 3 रजिस्टर भी कंबाइन कर दिए तो उनकी भी नेट रेजिस्टेंस जो कि मेरे पास 10 ओम की आई थी। तो ये सीरीज़ में कंबाइन हो गए, तो मैं 8 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 18 ओम नेट रिजल्टेंट का रिजल्ट निकाल सकता हूँ। Okay, next question is, judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel. So first question है 1 ohm and 10⁶ ohm। तो पैरेलल में कनेक्टेड हैं दो रजिस्टर, दैट इज़ द 1 ohm एंड 10⁶ ohm पैरेलल में कनेक्टेड है। सो पैरेलल का फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दैट इज़ द 1/R1 प्लस 1/R2। सो 1/1 प्लस 1/10⁶। सो ये एलसीएम आ गया 10⁶। सो यहाँ पे आ गया 10⁶ प्लस 1। सो 10⁶ प्लस 1 ऐड कर दूँ, इट मीन्स ये तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो इसको मैं 10 अप्रॉक्स 6 के बराबर ही ले रहा हूँ। सो अगर मैं इसको भी 10⁶ ले लूँ, 10⁶ ले लूँ, ये अप्रॉक्स रिजल्ट है हमारे पास, तो ये सिंपल 1 रिजल्ट आ जाएगा। सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आ गया, दैट इज़ द 1 ओम। ओके, उसके बाद सेकंड पार्ट है बी पार्ट। दैट इज द 1/R विच इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁻⁶। तो यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया,